तो आज का हमारा टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है। सो ये डिसोल्यूशन में हम ये 5 चीज़ों का स्टडी करेंगे। सबसे पहले इन केस ऑफ सॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, देन हम करेंगे इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स, उसके बाद पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर अमलगमेशन, सेल, कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी। सो ये 5 टॉपिक के बारे में हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर में पढ़ेंगे। तो चलिए हम आज सबसे पहले पढ़ेंगे इंसॉल्वेंसी इन केस ऑफ सॉल्वेंसी ऑफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन केस ऑफ सॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। क्या देखेंगे? इन केस ऑफ सॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स। ठीक है। सो बेसिकली हम सबसे पहले ये जानेंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता क्या है, ये क्यों होता है। तो इसका एक बेसिक मैं आपको मीनिंग बताता हूँ। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब कि जो कोई भी कंपनी या फर्म है अगर डिजॉल्व होती है, डिजॉल्व यानी बंद हो जाती है किसी भी कारण से, तो जो भी एसेट होता है जो भी फर्म कंपनी का जो भी एसेट्स या जो भी लाइबिलिटीज होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, पे ऑफ करते हैं, या तो उसको सेल करते हैं या पे। तो सबसे पहले क्या होता है, एसेट को जो हम होता है उसको क्या बेचते हैं, और जो लाइबिलिटी होता है उसको पे करते हैं, और जो पार्टनर्स हैं उनका जो भी हिसाब लगा के हम उनका क्या करते हैं, पेमेंट कर देते हैं, ताकि जो भी पार्टनर्स की जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा जो भी होगा उनको हम उनके रेशो में क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। सो ये बेसिकली एक शॉर्ट मीनिंग है इसका, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर का। तो मैं आपको एक बेसिक स्टेप कुछ स्टेप्स बताता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ सॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर में। तो उसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे इंपॉर्टेंट नोट। तो सो बेसिकली रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का मेन मोटिव यही है कि प्रॉफिट एंड लॉस को पता करना। तो मैं आपको एक बता दिया कि रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में बता दिया। फिर उसके बाद आता है बैलेंस शीट। आपको बैलेंस शीट दिया रहेगा, उस बैलेंस शीट में जितने भी एसेट होंगे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आएंगे। तो कोई पूछता है डेबिट में ही क्यों आएंगे, क्योंकि जितने भी एसेट होते हैं वो डेबिट बैलेंस होते हैं, और एसेट से जुड़ा हुआ कोई भी प्रोविजन है, कोई फंड है, वो आपको उसको अपोजिट साइड में लिख देना है। जैसे कि अगर समझो डेबिट साइड में कोई फंड आया है, जैसे डेबिट डेटर्स है, डेटर्स में कोई प्रोविजन आ गया, आरडीडी आ गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो सिर्फ डेटर का अमाउंट हम लोग किसमें लिखेंगे, डेबिट साइड लिख देंगे। जो प्रोविजन इसके साथ आया है उसको हम लोग क्रेडिट साइड लिख देंगे। मतलब कि एसेट से जुड़ा हुआ, ये एसेट है हमारा, एसेट से जुड़ा हुआ कोई भी प्रोविजन, ये हमारे लिए प्रोविजन है, इसको हम अपोजिट साइड में लिख देंगे। ठीक है। फिर बैलेंस शीट जो दिया रहेगा हमारे क्वेश्चन में, उसके सारे आइटम पोस्टिंग करने के बाद ये ध्यान हमारा काम हो है एसेट को बेचना, फिर लाइबिलिटी को पे करना। जो भी एसेट रहेगा उसको पोस्टिंग करने के बाद फिर जो भी बच गया लास्ट में, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम एसेट्स को सेल करेंगे, और जो भी लाइबिलिटीज रहेगा उसको हम लोग हमारा क्या रहेगा, लाइबिलिटी को पे करेंगे। ठीक है। मैं आपको एक बेसिक बता रहा हूँ, एक नॉर्मल, फिर बाद में हम लोग उसको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्या मैंने बोला कि जब भी एसेट बिकेगा तो उसको क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट के, जब भी लाइबिलिटी बिकेगा तो डेबिट साइड में रियलाइजेशन के। फिर बैलेंस शीट में जितने भी एसेट होंगे उसको रियलाइजेशन डेबिट में आएंगे। डेबिट में क्यों आएंगे, क्योंकि वो एसेट है हमारा। एसेट से जुड़ा हुआ कोई भी प्रोविजन हो, जैसे कोई भी प्रोविजन हो, उसको हमको किसमें लिखेंगे, अपोजिट साइड लिखेंगे। फिर अगर किसी लाइबिलिटी के बारे में ना बताए कि उसका पे करना है कि नहीं पे करना है, तो हमेशा आप मान लेना कि वो बुक वैल्यू में लाइबिलिटी दिख रही होगी, तो उतना हम जो भी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी की वैल्यू दिख रही होगी उतना ही अमाउंट में हम उसको क्या करेंगे, पे करेंगे। ठीक है। फिर अगर एसेट के बारे में ना बताए कि उसको कितने में सेल करना है, कितने में बेचना है, तो हम लोग ये एज्यूम कर लेंगे कि एसेट में की जो वैल्यू होगी वो कितना होगी, जीरो होगी, क्योंकि बैलेंस शीट में हमको वो वैल्यू दिख रहा था, बट बाद में हमको बताया नहीं कि उसको हमको क्या सेल करना है, कितने में सेल करना है, ये नहीं बताया, तो हम लोग उसको क्या मान लेंगे ना कि वो वैल्यू जीरो में सेल हो गई, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं आई, तो उसके लिए क्या गया, नीला गया। ठीक है। उसके बाद हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट को क्या मानेंगे, लाइबिलिटी मानेंगे। ठीक है। तो ये एक बेसिक ओवर थ्रू मैंने आपको बता दिया। अब हम इसको एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। तो आज हम इम्पोर्टेंट नोट देखेंगे, उसके कुछ स्टेप्स पढ़ेंगे। स्टेप्स में हम देखेंगे कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम वो स्टेप्स आप फॉलो कर लिए तो हमें कोई भी किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगा, सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसानी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। सो हम स्टेप्स लिखेंगे। स्टेप्स to be followed in case of solvency of partner। ठीक है। इन केस ऑफ सॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, सॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टेप्स देखेंगे। सबसे पहला स्टेप है स्टेप 1। क्या करेंगे, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। फिर हम क्या करेंगे, प्रिपेयर
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट। ठीक है, पहला स्टेप ये है, ये हम लोग प्रिपेयर करेंगे। देन स्टेप टू में ए पॉइंट क्या है, ट्रांसफर ऑल assets appearing in balance sheet to the debit side of realization account except कैश एंड बैंक, क्योंकि हम कैश एंड बैंक के लिए हम अलग से अकाउंट खोलते हैं, तो कैश एंड बैंक का जो भी रहेगा हम उसको ओपनिंग में डालेंगे, कैश एंड बैंक के डेबिट साइड डालेंगे। ठीक है, इसमें बी पॉइंट लिखेंगे, ट्रांसफर ऑल लाइबिलिटीज appearing in balance sheet to the credit side of realization account। ठीक है, सी transfer all provision fund which are created on specific assets। अगर स्पेसिफिक एसेट्स के लिए, अगर स्पेसिफिक एसेट्स का कोई अगर फंड प्रोविजन रहा तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, अपोजिट साइड में लिख देंगे। ठीक है, ये तीसरा। अब डी पॉइंट क्या लिखेंगे, ट्रांसफर ऑल प्रोविजन फंड which are nature of liabilities specific for example प्रोविडेंट फंड, पीएफ हो गया। पीएफ जो एम्प्लॉय के फॉर्म बनने के बाद, फॉर्म अगर बंद भी हो गया तो फिर भी कंपनी को क्या करना है, पीएफ देना पड़ता है। जो एम्प्लॉय का है इनकम वो हमको देना पड़ता है। और इसका एम्प्लॉय का क्या हो जाता है, एम्प्लॉय प्रॉफिट जो शेयरिंग फंड होता है एम्प्लॉय का, वो भी हमको क्या देना पड़ता है, एम्प्लॉय शेयरिंग फंड, प्रॉफिट शेयरिंग फंड हो गया। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स, ये हमको क्या करना पड़ता है, कंपलसरी हमको क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है किसको, गवर्नमेंट को। सो स्टेप 2 में आपने क्या देखा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स रहेंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डेबिट साइड में लिख देंगे कि इसमें रियलाइजेशन अकाउंट के। फिर उसके बाद जो भी लायबिलिटी रहेगा बैलेंस शीट में उसको हम लोग क्या लिख देंगे, क्रेडिट साइड में लिख देंगे। फिर उसके बाद जो भी एसेट से रिलेटेड कुछ फंड रहा, जैसे डेटर्स के बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रहता है कभी कभी, तो वो जो डेटर से रिलेटेड है ना, डेटर से रिलेटेड है, अगर रिलेटेड रहेगा एसेट से कोई सी भी, तो उसको हम लोग अपोजिट साइड में लिख देंगे। और कोई लायबिलिटी से रिलेटेड रहा, जैसे ट्रांसफर ऑफ फॉर ऑल प्रोविजन फंड, जो भी लायबिलिटी से रिलेटेड रहा उसको हम लोग इधर लिख देंगे, विच आर
इसमें लिख देंगे, क्रेडिट साइड में लिख देंगे, इसमें लिख देंगे क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, सो ये ई पॉइंट है हमारा। ट्रांसफर ऑल बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट एंड ऑल अदर रिजर्व हो गया, फंड हो गया, प्रोविजन हो गया, एक्सेप्ट कवर्ड अंडर पॉइंट सी एंड डी टू द, किसमें, टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एफ पॉइंट लिखेंगे हम, तो पॉइंट लिखेंगे ट्रांसफर all losses appearing in balance sheet the debit of partner capital account, in balance sheet the debit of पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रांसफर बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक टू द डेबिट साइड ऑफ कैश एंड बैंक का, जो भी एसेट के अंदर जो भी कैश एंड बैंक अकाउंट रहेगा उसको किधर ट्रांसफर करेंगे हम, उसके डेबिट साइड में, कैश एंड बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे, कि जो डेबिट बैलेंस होता है। ट्रांसफर बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक टू द डेबिट साइड ऑफ कैश एंड बैंक अकाउंट। ठीक है, हम इतना, और एक नोट लिखेंगे। क्या नोट लिखेंगे हम, बहुत ही नोट लिखेंगे कि अनरिकॉर्डेड एसेट, जो भी एसेट में रिकॉर्ड नहीं, जैसे कि समझो कभी कभी क्या होता है कि अनरिकॉर्डेड एसेट और लायबिलिटी होते हैं जो कि बैलेंस शीट में नहीं दिखता है, बट एडजस्टमेंट में वो दे दिया जाता है। कि जैसे कि समझो समझो ये हो गया हमारा बैलेंस शीट हो गया। ठीक है, बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दिया है, ठीक है, बट उसके एडजस्टमेंट में गुडविल दे देता है कि मैंने इतने में गुडविल सेल किया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसके बाद उसको क्या करेंगे आप, मैं बताता हूँ, पहले इसको मिटा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे आप, अनरिकॉर्डेड, इसको क्या बोलते हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर इन रियलाइज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो भी अनरिकॉर्डेड रहता है उसको हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखते। ठीक है, याद रखना, आर नॉट रिकॉर्डेड इन एनीवेयर इन रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है,
हैंड राइटिंग थोड़ा रॉन्ग वैसा हो रहा है, ठीक है। अब हम लिखेंगे स्टेप 3, ये स्टेप 2 का इतना पॉइंट है। स्टेप 3 में क्या करेंगे, जो भी रियलाइज एसेट ऑफ पे ऑफ, जो भी लाइबिलिटी पे ऑफ होगा एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन क्वेश्चन, उसका एंट्रीज क्या होते हैं हम लोग उसको देख लेते हैं एक बार। जैसे कि मैंने सबसे पहला एंट्री क्या होता है, एंट्री फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट इन कैश। पहले हम लोग को क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन ऑफ एसेट इन कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट, रियलाइज मतलब क्या होता है, बेचना होता है एक तरह से, ठीक है। टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश बढ़ रहा है हमारा, ये पहला एंट्री, ठीक है। इतना लिख के हो गया। अब हम लोग दूसरा एंट्री लिखेंगे, ठीक है। दूसरा एंट्री क्या है, एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। जो भी हमारा लाइबिलिटी है, पहले हम लोग क्या किया, एसेट जितना रहा उसको बेचा, अब हम लोग लाइबिलिटी को क्या करना है, पे करना है। तो क्या है एंट्री, एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज इन कैश। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइबिलिटीज को पे कर रहे हैं। तो क्या हुआ, पैसा हमारा घट रहा है, पैसा का कम होना मतलब क्रेडिट होता है, पैसा कम होना। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तीसरा एंट्री क्या होगा हमारा, अगर कोई एसेट्स, कभी कभी क्या होता है कि जो भी फर्म का एसेट होता है वो हमारे जो पार्टनर्स होते हैं वो बोलते हैं कि हम इतने वैल्यू में लेके चले जाएंगे, मतलब वो लेके जा रहे हैं मतलब खरीद रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, इफ एनी एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, अगर पार्टनर लेके जा रहा है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। चौथा एंट्री, इफ एनी लाइबिलिटी, कोई फर्म का लाइबिलिटी हो वो क्या बोलता है, पार्टनर कभी कभी पे करता है तो बोलता है कि हम पे करेंगे। कोई पार्टनर अगर लाइबिलिटी कर रहा है, इफ एनी लाइबिलिटीज बाय पार्टनर अगर पे कर रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब फिफ्थ है एक्सपेंसेस। मतलब अगर समझो कोई कंपनी डिसॉल्व हो रहा है तो उसमें कोर्ट के लिए अपॉइंट करना पड़ता है, फिर हम लोग उसको ऑक्शन के लिए भी अपॉइंट करने हैं तो उसका कुछ एक्सपेंसेस आता है, तो उस एक्सपेंसेस जो पे करते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशंस पेड बाय फर्म, ठीक है। फर्म पे करती है ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। इतना समझा, ये एंट्रीज है हमारे। अब हम क्या देखेंगे, नोट। स्टेप 3 हो गया था ना, अब स्टेप 4 देखेंगे, पे ऑफ पार्टनर्स के जो लोन होते हैं, पार्टनर लोन अकाउंट थ्रू कैश,
कैश में हम लोग उसको क्या करेंगे, पे करेंगे। ये पे करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 5 क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट। जो रियलाइजेशन अकाउंट हम बनाए हैं उसको क्लोज करेंगे, और जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर करेंगे किसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, अगर डेबिट बैलेंस आया, ठीक है, अगर डेबिट बैलेंस आया, रियलाइजेशन का डेबिट बैलेंस क्या होता है, उनके प्रॉफिट एंड शेयर रेशियो में क्या हो जाएगा, डेबिट बैलेंस आया तो हमारा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो उसको तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएगा। अगर क्रेडिट बैलेंस हुआ तो हमारा लॉस हुआ, ये किधर जाएगा, पार्टनर्स के डेबिट साइड में। ठीक है, इतना समझा। अब स्टेप 6 हम लोग क्या किया, पार्टनर्स कैपिटल बना दिया। अब क्लोज करेंगे, क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल का क्लोज, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे, और जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा उसको हम कैश के थ्रू पे कर देंगे। ठीक है, पे। फिर स्टेप 7 में क्या होगा हमारा, कैश के थ्रू पे किया। अब जो कैश के थ्रू पे किया हमारा क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट टैली हो जाएगा। ठीक है, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, टैली। तो ये हमारे 7 स्टेप्स हैं, प्रॉपर आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए, आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा। फिर मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उसको आप देखना, एकदम इजी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।